वेलकम टू लर्न साइंस। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए। इसमें से बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आज हम लोग उसको बेसिक से समझेंगे और फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये आपका जो सबसे स्टार्ट होता है, ये कहाँ से स्टार्ट, सबसे बेसिक से बेसिक बातें पर आएंगे और हम फटाफट इसको रिविजन करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे नंबर हम गेन कर सकें। तो सबसे पहले ये करंट स्टार्ट होता है चार्ज। आपने सुना है कि कोई भी एटम होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इसी तीनों चीज़ से मिलकर बना होता है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है वही फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब कोई भी चीज़ जब फ्री स्टेट में होता है वही मूव करता है। जब फ्री स्टेट में कोई चीज़ मूव करता है जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर करंट पैदा होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, आप किसी चीज़ को रब करते हैं, घिसते हैं, वहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से उस पर चार्ज आ जाता है। आपने देखा होगा कि किसी कॉम्ब को लीजिए, बाल में कीजिए और उसके कागज के टुकड़े रख दीजिए और कॉम्ब को नजदीक ले जाते हैं, तो क्या होता है, कागज के टुकड़े उसमें चिपक जाते हैं। अपनी छोटी क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट देखे थे। तो मतलब हुआ क्या कि वहाँ कॉम्ब पे जो इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने उसको रब किया बाल में, तो कॉम्ब पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो वहाँ से मूव कर गया, ट्रांसफर हो गया रब होने की वजह से, तो वहाँ पर चार्ज आ गया और उस चार्ज होने की वजह से कागज को उसने अट्रैक्ट करने लग गया। तो इस तरह से चार्ज का यहाँ से जनरेट होता है चार्ज। यानी कि हम चार्ज को कह सकते हैं कि चार्ज जो है हमारा है क्या, तो चार्ज हो गया हमारा Q इक्वल्स टू NE, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि Q इक्वल्स टू NE। अब देखिए, ये Q क्या होता है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको ये याद रखना है। और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है वो याद रखना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q क्या है, चार्ज, ठीक है। तो इस हिसाब से किसी आपके बुक में भी क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है इसके ऊपर में, Q इक्वल्स टू NE, कि कैसे कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके अंदर या कितना चार्ज होगा इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आता है कि आप कैलकुलेट करें कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, इन 1 कूलम चार्ज, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो देखिए, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। अब उसने बोला 1 कूलम, यानी कि Q की वैल्यू 1 हो जाएगा, N की वैल्यू आपको पता है 1 कूलम की बात कर रहा है, Q की वैल्यू 1 हो गया, तो हमें N निकालना होगा। E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है। अब हमें N की वैल्यू चाहिए, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल्स टू N आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25, यानी कि 6.25 इंटू 10 की पावर -+18 आपको आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, ये न्यूमेरिकल से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है कि किसी के ऊपर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हम इसको कहते हैं कि कितना चार्ज होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि एक फॉर्मूला, तो आपको यही याद रखना था कि Q इक्वल्स टू NE, ये आपको बहुत याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक आएगा आपको वर्ड, एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए होता है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो किसी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ऐसे ही अगर हमें से पूछे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो दो पॉइंट के बीच में, यानी कि दो टर्मिनल के बीच में जो वर्क डन करने में लगता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज को किसी एक फिक्स पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है, आपको ये भी याद रखना है, वोल्टेज कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, आपको याद रखना है इसको। और क्या याद रखना है आपका, SI यूनिट इसका क्या होता है, तो आपको इसको याद रखना है कि इसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। इसको मेजर किससे करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो इसको मेजर किससे करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम वोल्ट मीटर से। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी वोल्टेज की बात आ गई। अब हम बात करेंगे किसका, करंट की। तो ये करंट क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो करंट क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट। देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट। तो ये डेफिनेशन बन जाएगा आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, करंट। तो
तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है आपको ये भी याद रखना है। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। करंट को किससे मेजर करते हैं तो एमीटर से मेजर करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो ये चीज़ें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं करंट को रिलेटेड। अब करंट में आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है कि मान लीजिए कि 10 चार्ज को 2 सेकंड के अंदर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितना करंट हो जाएगा, सिंपल है भाई, डिवाइड कर देंगे करंट निकल जाएगा। इस तरह फॉर्मूले से हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि अब करंट आपको पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कंप्लीट सर्किट क्या होता है कि जब हम पेपर में अगर आ जाए आपसे कि ओपन सर्किट क्लोज सर्किट बनाओ तो आपको कैसे इसका बनाना है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए कि कोई भी क्लोज सर्किट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आपको याद रखना है, उसका सिंबल्स याद रखना है। तो सबसे पहले सारे सिंबल्स का यूज करके हम एक कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीट सर्किट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है और कैसा इसका सिंबल होता है। तो देखिए अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि एक अब क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है। ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया। यहाँ पर अब क्या करना है, एक बैटरी लगा देंगे मान लीजिए। यहाँ पर आपने एक स्विच लगा दिया, अभी ओपन स्विच है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको सीरीज में एक एमीटर जोड़ना पड़ता है, इधर से प्लस इधर से माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। यहाँ पर हम पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर। हमेशा आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि वोल्ट मीटर को हम कहाँ जोड़ते हैं और कैसे जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है और एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। तो ये हमारा क्या कौन सा डायग्राम है, तो ये हमारा ओपन डायग्राम है, ओपन सर्किट, ठीक है। क्लोज की बात करते हैं तो देखिए क्लोज में क्या होगा, तो क्लोज के अंदर इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा क्लोज सर्किट हो गया। या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, हो गया क्लोज सर्किट। तो आपको पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कैसे कंप्लीट सर्किट डायग्राम होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम बढ़ते हैं कि ये ओम्स लॉ की बात करते हैं। ये ओम्स लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, इसके लिए देखिए कि वोल्टेज की बात हमने कर लिया है। तो वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, आपको ये याद रखना है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये होता है हमारा ओम्स लॉ। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ओम्स लॉ। तब क्या रखना है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात करें तो इसमें आप क्या करोगे, प्रोपोर्शन घटाने के लिए एक कांस्टेंट लग जाता है, जिस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। अभी देखिए रेसिस्टेंस फिर होता क्या है भाई, इसका डेफिनेशन होता है प्रॉपर, आपको याद रखना है कि एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। क्या होगा, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट आपको याद रखना है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए रेसिस्टेंस निकालना हो तो आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V/I। तो इस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर कितना रेसिस्टेंस है। अब इसकी ग्राफ पेपर में आता है कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ के अंदर ग्राफ कैसा होता है। तो ओम्स लॉ के अंदर आप यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर करंट भी रख सकते हैं, और इसका ग्राफ जो होता है लीनियर ग्राफ होता है, याद रखना है ग्राफ इसका लीनियर होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि ओम्स लॉ पे आपको क्या पता चला कि रेसिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, ये सब के बारे में पता चल गई। अब ये है कि ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड करता है, हम इसकी बात करेंगे। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड किस पे करता है, अब उस पे आते हैं। तो देखिए रेसिस्टेंस जो होता है आपको पता है कि फैक्टर, उस टॉपिक को कहते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जितनी लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। दूसरा चीज़, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि जितना ज़्यादा मोटी वायर होगी उतनी रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ कि रेसिस्टेंस इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। चौथा चीज़ नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर
ऑफ मटेरियल। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये चारों पॉइंट कि रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस पे डिपेंड कर गया? लेंथ ऑफ द वायर, जितनी लंबी वायर उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, जितनी छोटी वायर उतना कम रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितनी मोटी वायर उतनी कम रेसिस्टेंस, जितनी कम पतली वायर उतनी ज़्यादा रेसिस्टेंस, है ना। आर इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेचर ऑफ द मटेरियल किस चीज़ का बन के ये बना हुआ है। अब देखिए ये इक्वेशन 1 है, मान लीजिए ये इक्वेशन मान लीजिए 2 है। अब जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं रो, एल बाई ए, और इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, नेचर ऑफ द मटेरियल क्या होता है, रो क्या होता है। इसको हम रो पढ़ते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी वायर की लेंथ को पहले मान लीजिए एल लेंथ था, उसको हमने क्या करा? फोल्ड कर दिया और उसको आधा कर दिया, तो उसके रेसिस्टेंस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए जरा इसको कैलकुलेट करेंगे इसी लॉ से, और ये पेपर में कई बार आया हुआ है बोर्ड के पेपर में, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक वायर है जिसकी लेंथ ये थी, ठीक है। अब हमने क्या किया? इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ हो गया एल। ठीक है, अब ये हमें पता है कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला है। इसको बना देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया। अब हमने क्या करा? इसी को फोल्ड कर दिया, दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, और पहले वाले का आधा कर दिया, लेंथ का आधा कर दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रह गया? 2a हो गया, मोटी हो गई वायर। ठीक है, और इसका लेंथ कितना हो गया? 2l, सॉरी l बाई 2 हो गया, लेंथ हो जाएगा इसका आधा। ठीक है, अब इसको फिर वही फॉर्मूला लगा दें जो हमने ओम्स लॉ में देखा था, r इक्वल्स टू रो l बाई ए होता है। अब लेंथ पर कितना इफेक्ट पड़ गया? l हो गया l बाई 2, तो रो यहाँ आ जाएगा l बाई 2 अपॉन में एरिया की वैल्यू कितनी हो गई? 2a, यहाँ लिख देंगे 2a। और जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको r l रो एल अपॉन में 4a लिख सकते हैं। इसको बना देंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको मान लेंगे हम आर डैश। ठीक है, अब r1 और r डैश को डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए r1 और r डैश को हम भाग कर दें तो क्या मिलेगा? तो r डैश आपके पास क्या मिला था? रो एल अपॉन ए 4a, डिवाइड बाय आप किससे कर रहे हो? तो इससे, तो रो एल अपॉन ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर डैश अपॉन में r इक्वल्स टू रो एल अपॉन में 4a इंटू ए अपॉन में रो एल। रो एल से रो एल कट गया, ए से ए कट गया, यानी कि आर डैश अपॉन में r इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आर डैश क्या हो जाएगा? आर डैश इक्वल्स टू 1/4r। तो देखिए क्या हो गया कि जैसे हमने वायर की लेंथ छोटी कर दी तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे हमने लेंथ छोटी कर दिया तो रेसिस्टेंस 1/4 हो गया। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे क्या होता कि पहले इफ़ कैपिटल R की वैल्यू होता मान लीजिए 20 ओम, तो नया वाला R डैश क्या आ जाता कंप्रेस होने के बाद? 1/4 ऑफ R, तो क्या मिल जाएगा? 20 इंटू 1/4, काट दीजिए कितना आ गया? 5, यानी कि R डैश क्या मिल जाएगा? 5 ओम। तो इस हिसाब से जैसे लेंथ कम हो गया उसका रेसिस्टेंस कम कर जाता है। तो आप एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर हम क्या करेंगे? लेंथ को अगर डबल कर दें, पहले L था उसको खींच के अगर हम 2L कर दें तो उसके रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा नए वाले पर, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया वो भी आप बताएंगे, मैं आपको सॉल्व करके अगेन बता दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं? तो रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का 2 तरीका होता है। एक होता है सीरीज में कंबाइन करना, ठीक है, सीरीज में कंबाइन करते हैं। दूसरा होता है पैरेलल में कंबाइन करना। तो पैरेलल में कैसे कंबाइन किया जाता है? देखिए सीरीज क्या होता है? एक रेसिस्टेंस दूसरे रेसिस्टेंस से ऐसे जुड़ रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। पैरेलल में क्या होगा कि एक रेसिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरे वाले रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे वाले का एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सब आपस में जुड़ रहा होता है। देखिए इस वाले में जुड़ रहा है,
अब ये मान लीजिए इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, इसका रेसिस्टेंस R3 है। ऐसे इस वाले में इसका रेसिस्टेंस मान लो R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ये देखना है कि सीरीज में रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, पैरेलल में कितनी होगी। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम सीरीज वाले का। तो सीरीज में अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या चीज़ दिया है, वोल्टेज V दिया है, तो इसमें आपको क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो बट जाता है सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए V1 वोल्टेज, यहाँ पर हो जाएगा V2 वोल्टेज, यहाँ हो जाएगा V3 वोल्टेज, ठीक है। करंट सीरीज में सेम ही रहता है। तो यहाँ पर करंट मान लीजिए I है, तो यहाँ भी I, यहाँ भी I और यहाँ भी I रहेगा, ठीक है। अब देखिए आपको दो चीज़ याद रखना है कि सीरीज में करंट क्या रहता है, करंट जो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। और वोल्टेज क्या होता है, वेरी कर जाता है, वोल्टेज वेरी करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो चीज़ वेरी करता है हम उसी से प्रूफ भी करते हैं कि रेसिस्टेंस कितना निकल गया। अगर मान लीजिए वोल्टेज वेरी कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में जो वोल्टेज होगा यही तीनों बटा है, तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब यहाँ से ओम्स लॉ लगा देंगे, लिख देंगे बाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या था, V इक्वल्स टू IR, तो IR इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ऐसे तीनों जगह पर हम लिख सकते हैं। अब देखिए सब जगह पर क्या आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, तो आप I कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब देखिए I यहाँ भी है, I यहाँ भी है, काट दीजिए, क्या मिल गया, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज में सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू सीधा ऐड हो जाता है। आपको ये प्रूफ पेपर में आ सकता है, ठीक है, कि सीरीज में कैसे रेसिस्टेंस ऐड होता है, आपको सॉल्व करो। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल वाला में। तो आप सेम इसी का उल्टा चलता है, इसमें क्या होगा कि करंट वेरी कर जाएगा। पैरेलल में करंट क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि बदल जाता है। और वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज रहता है इसमें सेम। अब वोल्टेज सेम रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि वोल्टेज V था, यही वोल्टेज यहाँ होगा V, यहाँ होगा V, यहाँ होगा V, ठीक है। करंट अगर मान लिया यहाँ पे करंट I था, तो यहाँ पे करंट क्या मिलेगा, I1, यहाँ करंट मिलेगा I2, यहाँ करंट मिलेगा I3, यानी कि करंट बस वेरी कर गया। अब वही चीज़ जो वेरी करेगा उसी से सॉल्व करना है। तो करंट क्या क्या था, वेरी। तो स्टार्टिंग करंट क्या था, I बटा क्या था, I1 I2 I3 में बढ़ गया, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे बढ़ गया। अब फिर यहाँ पर लगाएंगे बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, क्योंकि तीन अलग अलग है तो तीनों को अलग अलग ले लेंगे। अब देखिए इसको V बाई R को ऐसे रहने दीजिए, इसमें V कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, कट गया। अब यहाँ से आपको R मिला क्या, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब भी पैरेलल में कोई भी रेसिस्टेंस जुड़ेगा उसकी वैल्यू अपॉन में आके जुड़ती है, ठीक है। तो इस हिसाब से सीरीज और पैरेलल में आपको रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है आपको प्रूफ करना आना चाहिए। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है या क्वेश्चन भी है कि सीरीज और पैरेलल कैसे होता है, आपको बना के दिखाना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा है कि कैसे इसके अंदर पावर जनरेट होता है, यानी कि पावर पढ़ेंगे हम, पावर क्या होता है ना। इस आपके एनसीईआरटी के अंदर इसके अंदर पावर पढ़ना है। तो पावर क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। और यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात करेंगे तो पावर P इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि P इक्वल्स टू V इंटू आई। ये P क्या होता है, पावर आपने देखा, ठीक है। V क्या होता है, वोल्टेज देखा आपने, ठीक है। और I क्या होता है, करंट देखा आपने। अब दोनों का आप आपस में इंटू कर देते क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ओम्स लॉ से भी हम बदल सकते हैं कि P इक्वल्स टू क्या होता है, ओम्स लॉ से V को क्या ले सकते हैं, IR इंटू आई। तो देखिए P इक्वल्स क्या मिल गया, I स्क्वायर R। तो पावर का हमारा फॉर्मूला क्या मिल गया, एक I स्क्वायर R। अगर हम इसमें ये क्या करें कि P इक्वल्स टू V I को हम क्या करें, I को बदल दें, तो I को हम क्या ले सकते हैं, V बाई R। तो आपको P क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो एक फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो इस हिसाब से हम पावर निकालते हैं, ठीक है। पावर को हम किस में कैलकुलेट करते हैं याद रखना है, पावर कैसा यूनिट, वॉट होता है, ठीक है, वॉट, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि कितना, एक आपके क्वेश्चन होंगे इसी के ऊपर। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 10 वॉट का कोई बल्ब है, ठीक है,
इसको 8 घंटे डेली चला रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो 30 दिन के बाद कितना यूनिट बिल आता है, ठीक है। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो तो देखिए आपको यूनिट कमर्शियल यूनिट का फॉर्मूला पता है। यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस यूनिट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, किलो वॉट आवर होता है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो सारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर सॉल्व हो जाते हैं। अब किलो वॉट आपको किस में दिया है, 10 वाट में, इसको किलो वाट मतलब क्या करेंगे, 1000 से भाग कर दीजिए। कितने घंटे चला है, 8 घंटे चला है, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने दिन चला है, 30 दिन चला है, 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 0 से 0 काट दो, इस 0 से 0 काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 24/10 कट के आ गया 2.4 यूनिट, यानी कि 2.4 यूनिट बिल आएगा। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, बिल के क्वेश्चंस, कमर्शियल वीडियोज में होने वाले बिल के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। टॉपिक हमारा अगला है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब इसको ज़रा जानते हैं फटाफट। हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जब काफ़ी देर तक यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हीट जनरेट होने लगता है। वो करंट को बार बार चार्ज फ्लो कर रहा है, उसका अपोज कर रहा होता है रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, हीटिंग होने लगता है, जिस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट में आपने देखा है कि हम घर में जो आयरन प्रेस करने वाला उसको हम क्या करते हैं, बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से उसको हीट प्रोवाइड करते हैं और हम कपड़े को आयरन कर लेते हैं। अपने आजकल ठंड के टाइम में क्या होता है, हम उसमें हीटर लगाते हैं, वो क्या करता है, ठंड इलेक्ट्रिसिटी वजह से हीट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस टाइप के हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट को हम H से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, I²RT, ठीक है। I क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। R क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। T क्या होता है, तो टाइम होता है कि कितने देर तक वो जला था, ठीक है। तो अब I²RT फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर रख देंगे, अगर मान लीजिए इसको हम ओम्स लॉ से बदल दें तो आपको क्या मिलेगा, R इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, R इक्वल्स, अगर सॉरी यहाँ पर अगर आप ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR डाल दें या I इक्वल्स टू V/R डाल दें तो देखो फॉर्मूला बदल जाएगा। H इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, I के जगह पर V²/R² इंटू R इंटू T, इससे ये कट गया तो H इक्वल्स टू क्या मिल गया, V²/RT। तो ये भी फॉर्मूला हम ऐसे हीटिंग इफेक्ट का निकाल लेते हैं। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट जो है मेन हमारा यही टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला I²RT। अब देखिए इसको हम, एक क्वेश्चन आता है कि जूल्स लॉ क्या होता है, जूल्स लॉ, तो जूल्स लॉ भी इसी पर बेस्ड है। तो हीट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, अप्लायंस का हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर का, ठीक है। हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का, ठीक है। हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। तो ये तीन जो है इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ। आपको याद रखना है कि अगर पेपर में आता है व्हाट इज जूल्स लॉ, तो आपको लिखना है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द करंट, वो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि टाइम कितने देर तक उसमें हमने करंट दिया था, तो इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जूल्स लॉ याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक हमारा है कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में हम यूज़ करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे फ्यूज़ है। फ्यूज़ क्या होता है, और एक आप पढ़े होंगे कि हम इसमें शॉर्ट सर्किट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक नंबर के आपको याद रखना है। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड क्या होता है, हम इन तीनों चीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज हम क्या करते हैं कि इसका रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत मिनिमम रेसिस्टेंस रखा जाता है कि कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पर कुछ हो जाए तो अगर अचानक वो मेल्ट हो जाएगा, रेसिस्टेंस हाई, बिल्कुल पतली वायर है, रेसिस्टेंस हाई हो गया वहाँ पर, वो मेल्ट हो जाता है और गल जाता है, जैसे क्या होता है कि आगे का कनेक्शन बंद हो जाता है। इसलिए हम फ्यूज का यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर, तो इसलिए फ्यूज का यूज़ किया जाता है। अगला है शॉर्ट सर्किट। अगर मान लीजिए कहीं पर एक अर्थिंग वायर और एक लाइव वायर आपस में क्या होता है, ज्वाइन हो जाता है, तो वहाँ पर जो चिंगारी उत्पन्न होती है, आपने देखा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारे फॉल्ट हो जाते हैं। कभी कभी दोनों रेड वाला पार्ट, या कह सकते हैं जो लाइव वायर दोनों आपस में जुड़ जाए तो भी शॉर्ट सर्किट होता है। ओवरलोड क्या होता है, जब किसी भी घर के अंदर अगर हमारे पास 220 वोल्ट के करंट आता है और हम घर में उसकी जगह पर हम बहुत ज़्यादा वोल्ट वाला अगर कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ओवरलोड हो जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, कहीं पर मेल्ट कर जाते हैं, फ्यूज बर्न हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। तो अगर कहीं पर अगर मान लीजिए हमें घर के अंदर, आजकल के तो फ्यूज़ नहीं लगाया जाता, क्या लगा होता है, MCB लगे होते हैं, घर में कहीं ओवरलोड हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो MCB गिर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।